जय हिंद दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का निर्धारण या फिर आय का संतुलन। जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हमने समग्र मांग को समझा है और समग्र मांग का जब हमने विश्लेषण किया था तो जब उसके अंतर्गत हमने समग्र मांग और आय दोनों का एक संतुलन बिंदु भी देखा था। जब उसके ग्राफ का हमने विश्लेषण किया था और ये समझ लिया था कि ये जो संतुलन बिंदु है आगे भी हमें काम आने वाला है, इस पर भी हमने चर्चा की थी। तो उसी चीज़ पर आज हम बात करने वाले हैं, लेकिन कहाँ करने वाले हैं? दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में। अब दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो इसके लिए देखिए, जब हमने राष्ट्रीय आय का चैप्टर किया था उस समय आय के चक्रीय प्रवाह पर हमने बात की थी। तो आय का चक्रीय प्रवाह जो था हमने दो क्षेत्रों में समझा था। अब दो क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्र होते हैं? एक तरफ होती हैं फर्में और दूसरी तरफ होते हैं परिवार। ठीक है, परिवार क्या करते हैं? फर्मों के लिए संसाधन उपलब्ध कराते हैं, फर्में फिर उत्पादन करती हैं और जो संसाधन दिए जाते हैं परिवार के द्वारा फर्में उनका भुगतान करती हैं। तो आय किसको होती है? परिवारों को। फिर जो फर्में होती हैं ये क्या करती हैं? माल का उत्पादन करती हैं, वस्तुओं का निर्माण करती हैं, वस्तुओं और सेवाओं को ये परिवारों के लिए उपलब्ध कराती हैं, परिवार उनका भुगतान करते हैं। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये बिठा के रख लेना है कि भाई दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था क्या होती है, उसके बाद हमें उसमें संतुलन देखना है। यहाँ पर जब हमने पढ़ा था तो किसी एक इकाई का लेके हम चल रहे थे। किस में पढ़ा हुआ है ये हमने? ये भी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र की ही अवधारणा है। अभी जो हम देख रहे हैं दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में, दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में मतलब कि इसमें सरकार का क्या होगा? अभाव होगा। तो सबसे पहले जब हम आय का संतुलन देखते हैं तो दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में केवल घरेलू और व्यवसाय क्षेत्र होते हैं, सरकार का इसमें अभाव होता है। ये हमें लिख देना है। सरकार का अभाव मतलब कि सरकार होती है, उसका भी कार्य रहता है, निवेश करना कार्य रहता है, जन कल्याण कार्य रहता है, लेकिन उसको अभी हम नहीं जोड़ रहे हैं। हमने दो घटक मांग के छोड़ दिए हैं, समग्र मांग के दो घटक, वो इसलिए छोड़ दिए हैं क्योंकि हम सीरियल से चलेंगे। जो हमें ज़रूरत है पहले उसको समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो फर्में और परिवार, इन दोनों चीज़ों को ही आज हमें ध्यान में रखना है। तो राष्ट्रीय आय का यदि हमें संतुलन निकालना है, देखिए जब हम दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था ले रहे हैं तो जो उसमें आय होगी उसे हम क्या मान के चलेंगे? राष्ट्रीय आय। क्योंकि हम किसकी अवधारणा पर काम कर रहे हैं अभी? समष्टि अर्थशास्त्र की। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम क्या करते हैं? सभी का योग करते हैं। तो किसी एक की आय पर हम चर्चा ना करके किसकी करेंगे? राष्ट्रीय आय की। तो राष्ट्रीय आय का संतुलन स्तर समग्र मांग और समग्र पूर्ति की समानता या बचत तथा निवेश की समानता पर निर्भर होता है। मतलब कि या तो जो पूर्ति है समग्र पूर्ति या फिर समग्र मांग बराबर हो जाएंगी, उस समय क्या हो जाएगा? संतुलन का बिंदु निर्धारित हो जाएगा या फिर आय का निर्धारण हो जाएगा। चलिए, अब दो क्षेत्र हैं तो दोनों के भाई क्या क्या हमें लेना है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी? उपभोग की। तो उपभोग कौन करेगा? यहाँ पर परिवार करेंगे। तो परिवारों द्वारा उत्पादित उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं पर उपभोग व्यय, ये हमें चाहिए। क्योंकि समग्र मांग का समीकरण देखिए पहले हम समझ चुके हैं क्या होता है। ये होता है एडी, एग्रीगेट डिमांड, इक्वल टू यहाँ पर होता है सी प्लस आई, यानी कि कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। ये समीकरण हमें ध्यान में रखना है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हमें सी चाहिए, मतलब कि उपभोग चाहिए। तो उपभोग के लिए क्या करना है? जो परिवारों द्वारा उत्पादित उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं पर उपभोग व्यय होगा उसे हम रखेंगे उपभोग के अंतर्गत। एक क्षेत्र हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्षेत्र क्या है? फर्में। तो फर्मों के द्वारा क्या किया जाता है? निवेश किया जाता है। उद्यमियों द्वारा उत्पादित पूंजीगत वस्तुओं और माल सूचियों पर निवेश होता है। ठीक है, तो इसे रखेंगे हम निवेश के अंतर्गत। जो भी वह उत्पादन करते हैं सबसे पहले निवेश करते हैं, तब जाके उत्पादन कर पाते हैं। तो दो चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब चलिए हम समीकरण के द्वारा समझते हैं कि भाई आय का निर्धारण कहाँ पर होगा या फिर संतुलन बिंदु कहाँ पर होगा। तो सबसे पहले हमें समग्र मांग का समीकरण ले लेना है। समीकरण कौन सा है समग्र मांग का? ये है एडी इक्वल टू सी प्लस आई। अब देखिए यहाँ पर हमने जब उपभोग पढ़ा हुआ है तब उसके अंतर्गत उसमें क्या क्या पढ़ा है? स्वायत्त उपभोग और प्रेरित उपभोग। इसी प्रकार जब हमने निवेश पढ़ा तब हमने स्वायत्त निवेश और प्रेरित निवेश को भी समझा हुआ है। तो इन दोनों के इस प्रकार के कॉन्सेप्ट भी हमें यहाँ पर काम आएंगे, तो उन्हें भी हमें एक प्रकार से रिवाइज कर लेना है। तो दोनों की वीडियो में डिस्क्रिप्शन
के लिंक कर दूंगा, तो वहाँ जाके आप देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए और कन्फ्यूजन ना रहे। चलिए अब बात करते हैं। तो देखिए सी क्या होता है, सी बराबर होता है यानी कंजप्शन उपभोग यदि हम लें तो ये होता है सबसे पहले स्वायत्त उपभोग और प्लस प्रेरित उपभोग। इसको किससे प्रेजेंट करते हैं, सी बाय से, ठीक है। तो ये सी जीरो मतलब कि ये स्वायत्त उपभोग है, और सी छोटा और बड़ा बाय यदि हम कर लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, प्रेरित, जो किस पर डिपेंड होता है, आय पर। यानी कि आय बढ़ जाती है तो उपभोग फिर बढ़ने लगता है, ठीक है। और जब आय नहीं रहती है तब भी जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ता है, जीवित रहने के लिए, खाद्यान्नों पर, कपड़े के लिए, तो उसको बोलते हैं स्वायत्त उपभोग, ठीक है। ये दोनों चीज हो गई। इसके बाद देखिए अभी हम केवल फर्में ले रहे हैं। कौन सी ले रहे हैं, फर्में। तो फर्मों के द्वारा प्रेरित निवेश और स्वायत्त निवेश दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर आई और बराबर आई जीरो दोनों ही एक ही होगा या एक ही माना जाएगा। और इसका ग्राफ भी कैसा बनता है, सीधा बनता है इस प्रकार का, ये हमने बनाकर देखा हुआ है। तो इस पर भी, इसकी भी वीडियो बन चुकी है सेपरेट, उसको भी आप एक बार देख लेंगे, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम चलते हैं सीधे कहाँ पर, ये हमारे समीकरण पर, या हम क्या कहें कि संतुलन पर आय का निर्धारण किस प्रकार से होगा। अब देखिए AD बराबर फिर क्या हो जाता है, यहाँ पर ये हो जाएगा C0 प्लस छोटा c y और प्लस I0, ये हो गया। अब ये क्या दिखा रहा है, अब देखिए ये तो हमने संतुलन कर लिया। अब यही समीकरण में हमें संतुलन देखना है। क्या संतुलन देखना है, हमने जब समग्र मांग पढ़ा हुआ था, समग्र मांग को हम समझ रहे थे, जो संतुलन का बिंदु हमने निर्धारित किया था, तो उसमें हमने एक ग्राफ बनाया था। अब ग्राफ में हमने जो इस प्रकार से हमारा ग्राफ निकल के आया था, क्या था कि उपभोग का तो जीरो से निकल के आया था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो आय होती है, आय होने लगती है, तो फिर क्या हो जाता है कि एक जिस दर से आय बढ़ती है उस दर से उपभोग नहीं बढ़ता है। अब ये उपभोग तो यहाँ पर क्या है, कुछ ना कुछ रहता ही है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये उपभोग यहाँ पर जैसे कुछ ना कुछ तो रहता ही है, जैसे कि स्वायत्त उपभोग, यदि आपके पास आय नहीं है तो भी आपका उपभोग रहेगा। या फिर ये हम माने कि ये हमारा आय का है, इससे हमने बाय से प्रेजेंट किया था, जिसमें हमने लिखा था कंजप्शन प्लस सेविंग, और इसको एग्रीगेट डिमांड से प्रेजेंट किया था, जिसका मतलब क्या था, C प्लस आई। ये हमने ग्राफ बनाया था। यदि आपको ध्यान हो, वीडियो आपको मिल जाएगी तो उसमें आप समझ लीजिएगा एक बार। अब इन दोनों में हमने क्या देखा था कि ये जो समग्र मांग रहती है ये पूरी तरीके से आय पर डिपेंड रहती है। क्या होता है कि जब हमारी आय नहीं होती है तब भी उपभोग रहता है, जिसे हम स्वायत्त उपभोग कहते हैं। जब आय बढ़ने लगती है तो फिर हमारा उपभोग भी बढ़ने लगता है। लेकिन एक समय के पश्चात जितनी आय में वृद्धि होती है उतनी उपभोग में वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि लोग बचत करने लगते हैं, ठीक। तो इस बिंदु पर क्या हो जाता है, संतुलन निर्धारित होता है। ये हो जाता है संतुलन का बिंदु, या फिर हम ये कहें कि यहाँ पर आय का निर्धारण हो जाता है दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर अब हमें यहाँ पर चलना है। समग्र मांग क्या होगी, आय के बराबर होगी, तब जाके यहाँ पर संतुलन होगा। तो जो एग्रीगेट डिमांड है, यानी कि AD इक्वल टू होना चाहिए हमारा बाय के, या फिर ये कहें कि ये बराबर होना चाहिए AS के, एग्रीगेट सप्लाई के, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पर हम एग्रीगेट डिमांड दिखा रहे हैं, यहाँ पर किसको हम प्रेजेंट करेंगे, बाय को, ठीक है। तो यहाँ पर बाय जो है वो किसको प्रेजेंट कर रही है, राष्ट्रीय आय को, ठीक है, क्योंकि हम पूरे देश की देख रहे हैं। तो ये क्या, बाय किसको प्रेजेंट कर रहा है, राष्ट्रीय आय को। अब यहाँ पर देखें तो किस प्रकार से बनेगा, C0 यानी स्वायत्त उपभोग प्लस स्वायत्त निवेश प्लस प्रेरित उपभोग, ठीक है। ये आई एक ही होता है, मतलब दोनों बराबर होते हैं, इसलिए हमने केवल स्वायत्त को लिया है। और यहाँ पर छोटा c और बड़ा बाय, ये किसको, प्रेरित उपभोग को प्रेजेंट करता है। तो ये क्या दिखा रहा है, ये हमारा संतुलन दिखा रहा है कि जहाँ पर आय और पूर्ति दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। मतलब कि समग्र मांग समग्र पूर्ति बराबर हो जाएगी, वहाँ पर क्या होगा, संतुलन का बिंदु हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें क्या हैं, स्वायत्व की हैं। किसकी हैं, स्वायत्व की, ठीक।
तो अब क्या कर लेते हैं हम, अब जरा आगे चलते हैं और जो हमारा स्वायत्व वाला पॉइंट है इसको हम क्या कर लें, एक अलग बिंदु से दिखा देते हैं। किससे दिखा देते हैं, मान लीजिए जो टोटल समीकरण है जिसमें दो हमारे जो अंक हैं वो किसके हैं, स्वायत्त उपभोग के और स्वायत्त निवेश के, इसे हम मान लीजिए A0 से प्रेजेंट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा C0 प्लस I0, मतलब कि कुल स्वायत्त व्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुल स्वायत्त व्यय, मतलब कि आय ना रहने पर भी जो उपभोग रहता है और निवेश रहता है उसको हम किससे प्रेजेंट करेंगे, A0 से। ठीक है, तो ये स्वायत्त व्यय समीकरण बन गया हमारा। अब क्या करना है, स्वायत्त व्यय समीकरण बन गया तो अब यदि हम इस वाले समीकरण में इसको फिट करेंगे, कौन से वाले समीकरण में, जो पीछे हमने समझ लिया है इसमें, यहाँ पर यदि हम फिट करेंगे इसको C0 प्लस I0 के स्थान पर, तो ये क्या हो जाएगा, बाय इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा A0 प्लस C और बड़ा बाय। ठीक है, यानी कि प्रेरित उपभोग, ये हमारा समीकरण बन गया। अब ये क्या दिखा रहा है, एक प्रकार से संतुलन की स्थिति दिखा रहा है। बस ये समीकरण में हमें इतना ही ध्यान रखना है। क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले जो हमारा समग्र मांग का समीकरण था कंजप्शन प्लस आई, ठीक है, अब कंजप्शन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, कौन कौन से, एक तो स्वायत्त कंजप्शन और एक प्रेरित कंजप्शन, यानी कि स्वायत्त उपभोग और प्रेरित उपभोग दोनों से। तो दोनों का हमने लिख लिया है C0 प्लस C बाय। ठीक है, इसके बाद स्वायत्त निवेश दोनों को जोड़ दिया है। उसके बाद एग्रीगेट डिमांड का जो हमारा समीकरण था, तो एग्रीगेट डिमांड की जगह पर हमने क्या ले लिया है, बाय ले लिया है। क्यों ले लिया है, क्योंकि देखिए दो ही क्षेत्र हैं, कौन कौन से, परिवार और फर्में। अब परिवारों की जो आय होगी वो क्या होगी, वो व्यय होगी किस पर, जो फर्में उत्पादित करेंगी। मतलब कि दोनों दो ही क्षेत्र हैं, तो दोनों ही क्षेत्र का संतुलन कहाँ पर होगा, या फिर आय का निर्धारण कहाँ पर होगा, जहाँ पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर हो जाएंगे। ठीक, समीकरण इतना समझ लिया। इसके बाद तो हम एग्रीगेट डिमांड या फिर समग्र मांग के स्थान पर राष्ट्रीय आय को ले लेते हैं, क्योंकि क्या होगी, बराबर होगी। क्यों बराबर होगी, क्योंकि एक सेक्टर तो उत्पादन कर रहा है और दूसरा सेक्टर क्या कर रहा है, व्यय कर रहा है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद समीकरण को जब हमने स्वायत्त व्यय का समीकरण निकाला तो वो इस प्रकार से निकल के आया। स्वायत्त मतलब कि यहाँ पर दो हमारी जो अंक थे या दो हमारी जो मदें थी वो किस में थी, स्वायत्त में थी, तो उन्हें हमने तोड़कर किस में कर लिया है, एक सिंगल में, उसे प्रेजेंट कर दिया है ए से। ठीक है, तो ये स्वायत्त वाला निशान है, मतलब कि 0। ठीक, स्वायत्त मतलब 0 से प्रेजेंट कर रहे हैं उसे, तो इसके बराबर हमने C प्लस आई, इसको दोनों को हमने ए से प्रेजेंट कर दिया और समीकरण में रख दिया, तो समीकरण फिर इस प्रकार से निकल के आ गया। ठीक है, अब इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा लिख देंगे हम। देखिए डिस्क्रिप्शन जिस प्रकार से पुस्तक में लिखा है ठीक मैंने वैसे ही लिख दिया है यहाँ पर, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, अब समझने में आसानी किस प्रकार से होगी, हमें यदि परीक्षा में लिखना है, ये परीक्षा में पूछा जाता है कि दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का निर्धारण किस प्रकार से होगा या संतुलन किस प्रकार से होगा, तो इस प्रकार से पहले हमें लिखना है। समीकरण लिखेंगे, स्वायत्त व्यय समीकरण सरल करेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, अर्थव्यवस्था में कुल स्वायत्त व्यय A0 इक्वल टू जो हमने ऊपर लिखा था C प्लस आई होता है। अब देखिए अल्पकाल में जीवन यापन के लिए स्वायत्त उपभोग कैसा होता है, स्थिर होता है। जो हमने समग्र मांग वाला कॉन्सेप्ट समझा था उस समय भी समझा था, क्योंकि भाई जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ तो खर्च करना पड़ेगा खाने पर, तो इसमें परिवर्तन नहीं होता है। ये क्या रहता है, स्वायत्त उपभोग, मतलब कि C0 कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा। इसके बाद स्वायत्त निवेश में परिवर्तन होता रहता है। ये क्या होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। क्यों होता रहता है, क्योंकि इसका संबंध सरकार द्वारा सार्वजनिक कल्याण अथवा विकास से होता है। किस प्रकार से होता है, देखिए भले ही यहाँ पर निवेश हम किसका ले रहे हैं, फर्मों का ले रहे हैं केवल, लेकिन यहाँ पर भी सरकार कुछ ना कुछ तो करेगी जन कल्याण के लिए, सार्वजनिक हित के लिए। तो ये जो निवेश है ये किससे प्रभावित होगा, सरकार से यहाँ पर प्रभावित होगा, इसलिए ये कैसा होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, इतना विश्लेषण कर दिया। उसके बाद आता है हमारा स्पष्टीकरण या फिर हम कह सकते हैं कि व्याख्या। ठीक है, दोनों एक ही बात है, स्पष्टीकरण या फिर व्याख्या। अब इसमें हमें 3 पॉइंट मुख्य रूप से ध्यान में रखना है, जो आपकी पुस्तक में बहुत अच्छे तरीके से दिए हैं। उन्हीं शब्दों में हम लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अपने शब्दों में लिख सकते हैं तो और अच्छी बात है। क्या लिखना है, उपर्युक्त समीकरण में बाईं ओर बाएं पद
बाईं ओर बाय पद अंतिम वस्तुओं प्रत्याशित आपूर्ति या नियोजित आपूर्ति को व्यक्त करता है। ठीक है, अब ये किसको, बाय जो पद है मतलब कि बाईं ओर, आप जिस तरफ से भी आप देखेंगे तो आपके बाएं हाथ की तरफ बाय पद होगा और दाएं हाथ की तरफ दायां पद होगा। तो सबसे पहले किसकी व्याख्या कर रहे हैं, बाईं ओर बाय पद अंतिम वस्तुओं की प्रत्याशित आपूर्ति या नियोजित आपूर्ति को व्यक्त करता है। ठीक है, अब प्रत्याशित आपूर्ति क्या होती है और नियोजित आपूर्ति क्या होती है। देखिए, प्रत्याशित आपूर्ति मतलब कि जो बाजार में मांग है उसके अनुरूप पूर्ति की जा रही हो, और नियोजित पूर्ति क्या होती है कि अपने अनुरूप कि बाजार को अपने अनुरूप मांग उत्पन्न करने के लिए वो होती है नियोजित पूर्ति। ठीक है, तो इसको व्यक्त कर रही है नियोजित पूर्ति को, मतलब कि पूर्ति हो रही है तो जितना आय होगी उतनी ही पूर्ति होगी। ठीक है, क्योंकि हम समीकरण क्या लेके चल रहे हैं कि समग्र मांग समग्र पूर्ति बराबर है। ठीक, तो ये उसको प्रेजेंट कर रही है। इसके बाद दाईं ओर के पद अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं की प्रत्याशित या नियोजित समग्र मांग को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक, अब नियोजित समग्र मांग और प्रत्याशित समग्र मांग क्या होगी, जिस प्रकार से देखिए, एक तो बाजार में मांग स्वयं से उत्पन्न हो तो वो क्या होगी, प्रत्याशित समग्र मांग, और नियोजित एक प्रकार से अपनी वस्तुओं के द्वारा या फिर माहौल पैदा करके मांग उत्पन्न की गई हो तो उसको हम नियोजित समग्र मांग भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बाजार में कोई वस्तु आप लेकर आते हैं तो उसकी मांग एकाएक बढ़ने लगती है तो वो क्या होगी, नियोजित मांग होगी, क्योंकि उस वस्तु का पहले मांग नहीं थी लेकिन आप उसे बाजार में लेकर आते हैं तो वो क्या हो जाएगी, नियोजित मांग हो जाएगी। ठीक, ये किसको प्रेजेंट करेगी, कंजप्शन प्लस आई को, मतलब कि आप उसका उपभोग होगा तभी उसकी मांग पैदा होगी, यदि उसका उपभोग नहीं होगा तो उसकी मांग नहीं होगी, तो वो क्या हो जाएगी, नियोजित या फिर समग्र, नियोजित समग्र मांग को प्रदर्शित करता है। ठीक है, दोनों पदों की व्याख्या हो गई। अब क्या लिखना है, जब अंतिम वस्तु बाजार और अर्थव्यवस्था में साम्य संतुलन होता है, क्या होता है, बाजार में या अर्थव्यवस्था में आय का निर्धारण होता है या संतुलन होता है, तब क्या होता है, प्रत्याशित आपूर्ति व प्रत्याशित मांग बराबर होते हैं, अन्यथा नहीं होते हैं। ठीक है, ये दो चीजें लिख दी। क्या हो गया, जब अंतिम वस्तु बाजार में और अर्थव्यवस्था में साम्य या संतुलन होता है तभी प्रत्याशित आपूर्ति, प्रत्याशित मतलब कि स्वतः ही उत्पन्न पूर्ति और स्वतः ही उत्पन्न मांग दोनों क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, संतुलन होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, इतना हमने व्याख्या कर दिया, हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, ये जो चीज़ हमने समझी है किस में समझी है, केवल दो सेक्टर में, दो सेक्टर मतलब कि जिसमें अर्थव्यवस्था में केवल दो ही क्षेत्र हों, एक तो फर्म हो और दूसरे परिवार हो। अभी तीसरी चीज़ हम सरकार को ऐड करेंगे, लेकिन सरकार को ऐड करने के लिए हमें समझना जरूरी होगा क्या, सरकारी खर्च या सरकारी व्यय, जो कि समग्र मांग का अगला हमारा घटक है। ठीक है, तो इसके बाद हम दोनों घटक समझेंगे, पहले जो छूट गए हैं हमारे समग्र मांग के, सरकारी व्यय, इसके बाद शुद्ध निर्यात, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये चीज़ समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, क्योंकि इसमें से प्रश्न बनता ही है। तो एक या दो बार अच्छे से आप वीडियो को रिवाइज करके देखना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बड़ा ही सरल है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सिर्फ समीकरण का है, उसके बाद आपकी व्याख्या लग रही है कि व्याख्या आप किस प्रकार से करते हैं। जितनी अच्छी आप व्याख्या करेंगे उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।